अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के उर्दू के 21th लेक्चर का आगाज़ करेंगे। सबक नंबर 5 परिस्तान की शहज़ादी, और इस सबक को मज़ीद हम आगे पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 32 पे देखिए। चलते चलते एक बारादरी में पहुँचे, यानी ऐसी जगह जहाँ 12 दरवाजे मौजूद थे। बारादरी की सजावट क्या बयान करूँ, उसकी खूबसूरती, उसका सजावट को कैसे बयान करूँ। किले के दरबार भी देखे हैं, मगर उस जैसा समा आज तक नज़र से नहीं गुजरा, यानी आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा। सैकड़ों यानी बहुत ज़्यादा सुर्ख, सब्ज़, नीली, जर्द, ओदी, सफ़ेद कुर्सियाँ बिछी थी। ओदी हल्का सफ़ेद रंग, पिलाहट में जो होता है, रंग बिरंग के बलोर की थी। बलोर कहती थी साफ शफाफ आईना, या किसी और चीज़ की ऐसी शफाफ, ऐसी साफ कि आर पार निगाह गुजर जाती थी, कि आगे पीछे नज़र जाती थी। और उन पर हसीन हसीन परीजात जगमगाते लिबास पहने बड़े ठुस्से से बैठे थे। परीजात, परी के बेटे, ठुस्से से बैठना, नाज से बैठे हुए थे। बीच में एक नमगीरे सायाबान के नीचे एक बड़े यकूत के तख्त पर, जिसमें हीरे और पन्ने की पिच्चिकारी बहुत बारीक काम था। बादशाह और बादशाह बेगम अजीब शान के साथ बैठे हुए थे, यानी बहुत शान और शौकत के साथ उस नमगीरे के नीचे बैठे हुए थे। बादशाह बेगम के पहलू में एक लड़की, कोई 14-15 बरस की, चेहरा जैसे 14वीं रात का चांद, जुल्फे खुली हुई, कई रंग के पर और ऐसे चमकदार कि आंख नहीं ठहरती थी, यानी आंख आपकी वहाँ पर टिक कर देख नहीं सकती थी। सर पर नीम ताज रखे बैठी थी, और तीनों की पोशाकें यानी लिबास एक रंग की हो तो बताऊं, घड़ी में 4-4 रंग बदलती थी, यानी लिबास के रंग बार बार बदल रहे थे। मैं आगे तो बढ़ रही थी, मगर हाथ पांव कांप रहे थे, कपकपा रहे थे। डर से नहीं, हैरानी से कि या अल्लाह, ये कौन लोग हैं, मैं जाग रही हूँ या ख्वाब में, ये परिस्तान की सैर है, और अगर जागते में कोई परी या देव मुझे यहाँ उड़ा लाया है तो देखिए घर उल्टा जाना भी होता है या नहीं, यानी अब मैं वापस कभी जा सकूंगी या नहीं। इसी सोच में तख्त के पास पहुंच गई। बादशाह मेरी घबराहट देखकर मुस्कुराए, और बादशाह बेगम ने मुझसे कहा, आओ सईदानी भी, मिजाज तो अच्छा है, यानी तुम्हारा हाल चाल कैसा है। मैंने सुना है रास्ते में तुम बहुत डरी, बहुत घबराई। मैं बोली, हजूर को दुआ देती हूँ, हुजूर डरना कैसा, वो तो अल्लाह ने मदद की, नहीं तो जान निकलने में कसर ही क्या रह गई थी, यानी कोई कमी नहीं थी। सदके मौला के नाम पर बादशाह और सारे दरबारी सरोकत खड़े हो गए, यानी इज्जत के साथ सर के बल खड़े हो गए। और बादशाह फरमाने लगे, सईदानी भी, तुम जानती हो हमारे यहाँ इस नाम की कितनी इज्जत है। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि जो कुछ भी हो, ये लोग हैं मुसलमान, और अब किसी बात का डर नहीं। बादशाह बेगम, हमको गुनाहगार ना करो। वो एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बोली, बैठ जाओ। हाँ, तुम डरी क्यों थी। मैंने कहा, सरकार डरने की बात क्यों ना थी, एक अकेली, दूसरा सुनसान जंगल, यानी खामोश जंगल, फिर जो मेरे साथ था, इसकी सूरत ऐसी डरावनी थी कि मेरे ओसान जाते रहे, मेरे होश जाते रहे। ये सुनकर शहजादी खूब हंसी और बोली, अम्मा बेगम, बकर गधा मुआ बड़ा शरीर है, यानी जिसकी शक्ल गधे जैसी है, बहुत ही शरारत करने वाला है, इसने कहीं अपनी शक्ल दिखा दी होगी। अब मेरे पेट में फिर होल उठने लगे, यानी घबराहट से फिर मेरे पेट में होल उठने लगे कि कहीं ये सारी सूरतें भी नकली ना हो, यानी ये शक्लें भी नकली ना हो, और बुला कर, यानी घबरा कर, परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। बादशाह बेगम समझ गई कि शहजादी की बातों से सईदानी के दिल में हमारी सूरतों की तरफ से शुबा पैदा हो गया है, शक पैदा हो गया है। वो मुस्कुराकर बोली, सईदानी भी, डरो नहीं, घबराओ नहीं, हमारी सबकी शक्लें असली हैं, बल्कि परीजादों की सारी ऐसी खूबसूरत शक्लें हैं जैसे तुम देख रही हो। मेरी लड़की सुहेल परी ने जिसका जिक्र किया वो जिन है, और जिन अलबत्ता वज़ा वज़ा की शक्ल के होते हैं, यानी वो मुख्तलिफ तरह की शक्लों के होते हैं। खातिर जमा रखो, तुम्हारे सामने कोई जिन या देव बुरी सूरत बनाकर नहीं आएगा। इतने में खानों के खान उतरने लगे, यानी दस्तरखान आने लगे। खासा चुना गया, बहुत ज़्यादा खाना रखा गया। खान उतरना, बड़े बड़े थाल आ रहे थे। खाना क्या था, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा, अल्लाह की करिश्मा साजी का मुंह बोलता सबूत। एक एक बालिश्त के पौधे फूलों से लदे हुए भरे हुए थे। खुशबू की लपेटें आ रही थी, यानी मुसलसल खुशबुएं जो थी वो महसूस हो रही थी, एक के बाद एक महसूस हो रही थी। मगर मैं खाती क्या, ना किसी किस्म की रोटी थी, ना सालन, ना पुलाव था, ना जर्दा। हक्का बक्का हैरान होकर एक एक का मुंह देख रही थी। बादशाह बेगम मुस्कुराकर बोली, सईदानी भी, देखती क्या हो, खाती क्यों नहीं, ये परिस्तान का खाना है, तुम मेहमान हो, हाथ बढ़ाओ और भी खाएं। मैंने कहा, सरकार कोई खाने की चीज़ हो तो खाऊं, ये तो नगोरे दरख्त हैं, इनमें जो फल फूल लगे हैं वो भी अल्लाह मारे सचमुच के नहीं दिखाई देते, यानी वो भी मुझे नकली महसूस होते हैं। शहजादी अल्हड़ ने मेरे इस कहने पर एक फरमाइशी कहका लगाया और कहने लगी, यानी किसी के कहने पर हंसना। सईदानी भी जैसा सुना था कि आदमजात बड़ा भोला होता है, यानी जो आम इंसान होता है बड़ा भोला सा होता है, तुम्हें भी वैसे ही पाया। तुम बिस्मिल्लाह करके कोई फल तोड़ो और खाओ, जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मज़ा आएगा। बेगम, यकीन मानो, एक जर्द जो फल तोड़कर मैंने मुंह में रखा, क्या कहूँ, दिल्ली में तो किसी ने ऐसे जायके का बोनट पुलाव खाया ना होगा। मीर साहब की बीवी बोनट पुलाव जो घर में छोड़कर गई थी, वही पहले याद आया। बड़ी लड़की है, किले में तो आप बहुत जाया करती हैं, क्या वहाँ भी कभी ऐसे मज़े का पुलाव नहीं खाया। सईदानी, हुसैनी बादशाह के ख़ास रकाबदार के हाथ के बड़े बड़े तारीफ़ी खाने 20 मरतबा खाए होंगे, मगर बीवी, वो बूबास, वो आबो नमक ही कुछ और था।
रकाबदार कहते हैं जो प्लेट लेकर यानी हाथ में थाल लेकर आगे चलते हैं। और बूबास यानी खुशबू और जायका। आबो नमक ही कुछ और था कि इसका तो पानी और नमक जायका ही कुछ और था। हाँ तो बहन बस फिर क्या था, जो जो खाने आए थे बस बल्कि जिनका नाम ही सुना था इनका ख्याल करती गई और अल्लाह तेरी शान वही मज़ा आता गया। अचंभे की बात थी, हैरानी की बात थी, जब एक फल तोड़ती दूसरा इसकी जगह फ़ौरन निकल आता। फलों कलियों को जो चक्खा मिठाइयाँ थीं ऐसी ऐसी नफीस हल्की खुश जायका कि हर नवाले में रूह ताज़ा होती गई, दिल को सुकून पहुंचता रहा। प्यास मालूम हुई तो पानी का ख्याल आते ही याकूत का गिलास खुद ब खुद आकर मुंह से लग गया। याकूत का गिलास और ऐसा हबाब कि बाहर से हबाब यानी पानी का बुलबुला कि बाहर से पानी झमझम करता दिखाई देता था। डर के मारे मैंने ज़ोर से होंठ भी नहीं भींचे कि कहीं किनारा टूटकर मुंह में ना चुभ जाए, यानी इतना बारीक शीशे का काम था। अल्लाह अल्लाह पानी को ना पूछो, ऐसा पानी ऐसा मुअत्तर, ऐसी उसमें ताजगी थी, ऐसा सफ़ेद पानी तो नहीं होता। न जाने क्या चीज़ थी। सबके बाद मैंने सोचा कि पत्तों को भी देखना चाहिए। साथ ही पान का भी ख्याल आया। मैं पान आज भी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन खाना खाकर 2 वक्त तो ज़रूर खाने की आदत है। अब जो पत्ता तोड़ती हूँ तो पान की खुशबू मुँह में जो रखा तो ये मालूम हुआ कि इतना दान में रखी हुई ग्लोरी गले में आ गई कि जो ग्लोरी जो पान जो गले में डाला तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे खुशबू अंदर चली गई है। कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीले की कोकलाबाई जैसा पान खाती थी। लाल किले में तो इससे पहले ना इसके बाद किसी को नसीब हुआ, मगर मैं कहती हूँ अगर वो परिस्तान के इस पत्ते को एक दफ़ा सिर्फ सूंघ लेती तो सारी उम्र सर धुनती रहती कि हमेशा उस पर ये खुशबू जो थी वो तारी रहती। मुश्को अंबर पड़े हुए कत्थे और सच्चे मोतियों के चूने का पान भी इसके आगे बेहकीकत है, कोई हैसियत नहीं रखता। जब सांस लेती थी नई से नई खुशबू की लपेटें आती थी कि एक एक खुशबू ऐसी थी कि ऐसा महसूस होता था ऐसी खुशबू पहले कभी नहीं महसूस की। अब बहन बादशाह बेगम ने, जिसका नाम ज़मुर्द पड़ी था, तोशा खाने वालियों को हुक्म दिया। तोशा खाना कहते हैं जी जिसमें सामान रखा जाता है, ऐसे कमरे। शहजादी के कपड़े लाओ। कश्तियों पर कश्तियाँ, थान पे थान आने लगे। कपड़ों और गोटा किनारी को देखकर मेरी तो अकल जाती रही। बड़ी बड़ी रानियों शहजादियों के जोड़े देखे हैं, नूर बाई की पिशवास भी देखी है जिसमें सेरों जवाहरात टिके हुए थे, लेकिन उन कपड़ों से क्या निस्बत, क्या मुकाबला करना। कुजा दुनिया के कपड़े, कुजा परिस्तान के, कहाँ परिस्तान के कपड़े और कहाँ दुनिया की। आँख नहीं ठहरती थी, आँख वहाँ रुकती ही नहीं थी। रेशम और सोने के तारों से बनी हुई आबे रवां यानी चलता हुआ पानी, मोतियों से लेसी हुई गुलशन, ऐसी ही कम ख्वाब यानी जो लिबास था। ज़रबफ्त के दीद ना देखा ना सुना कि ऐसा, ज़रबफ्त के ना दीद ना शुनेद के ऐसा कभी देखा ना सुना। गोटा वो कि दुनिया देखे और अशश करे और यानी तारीफ़ करे। रंग रंग के जवाहरात की लड़ियाँ थी। आज आप लोगों ने यहीं तक करना है, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।